तो चलिए, हमारा वेटिंग टाइम भी ऑफ हो गया। नियर अबाउट 7 पार्टिसिपेंट्स हो गए। आज पहला सेशन है तो कोई बात नहीं, कल से पढ़ेंगे पार्टिसिपेंट्स। बाकी लोगों को भी मैसेज देना कि क्लासेस अभी रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने आज तक जितने भी सेशंस लिए थे उनका जस्ट एक 5-10 मिनट में हम उसका रिवीजन करेंगे। जो नए लोग हैं उनको भी पता चले कि हमने आज तक जितने भी क्लास लिए उन क्लास में कितने पॉइंट्स को हमने कवर किया था। उसका एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो मैं यहाँ से मेरी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। तो स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन यहाँ से मैंने इनेबल किया है इसको। हम इससे पहले वाले सेशन में जो जितने भी क्लास हुए थे उनका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ये स्लाइड जो हमने प्रेजेंट की थी, स्लाइड शो। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो स्लाइड शो हमने मीनवाइल अपने लेक्चर में प्रेजेंट किया था, वही पीपीटी आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप पर सेंड की जाएगी। जब मैं आपको पीडीएफ फाइल ये सेंड करूँगा ये नोट्स की, तो आपको क्या करना है, वही नोट्स देख के आपने नोटबुक पर उसको लिखना है ताकि आपका डबल रिवीजन हो जाए। तो यहाँ से आज मैं आपको जो पिछले वाली पीपीटी थी उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको आपके ग्रुप पर भेज दूंगा। तो आपको वो लिखना है अपने अपने नोटबुक के ऊपर। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जो सेशन स्टार्ट किया था उसमें हमने कुछ डेटा के बारे में एग्जांपल्स देखे थे। इस एग्जांपल के थ्रू आपको डेटा एक्चुअल में है क्या इसका नॉलेज हो गया। आपको ये डेटा कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स को कवर करके। डेटा क्या है, कोई भी एक प्लूरल डाटा का प्लूरल वर्ड है जो उसका जिसका मीनिंग होता है समथिंग गिवन। ओके, तो डेटा क्या है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी फॉर्म में डेटा हो सकता है। ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में होता है, इमेज फॉर्म में हो सकता है। किसी भी प्रकार का डेटा जो जिसको हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम डेटा कहेंगे। ओके, डेटा इस कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद हमने डेटा की डेफिनेशन को भी देखा था। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ एंड फिगर्स, फैक्ट, टेक्स्ट और स्टैटिस्टिक्स which can be processed to produce meaningful information. It can be considered as raw material of information. डेटा क्या होता है एक्चुअली में, रॉ इंफॉर्मेशन का एक इंफॉर्मेशन का रॉ मटेरियल होता है डेटा, ठीक है। तो उसके बाद हमने डेटा के टाइप्स भी कवर किए थे। डेटा कितने प्रकार का होता है, कि किस प्रकार का डेटा हो सकता है। यहाँ पे इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है, अल्फाबेटिकल डेटा हो सकता है। ओके, अल्फा न्यूमेरिक यानी अल्फा प्लस नंबर मिला के भी डेटा हो सकता है। ग्राफिक यानी कि इमेज टाइप का भी डेटा हो सकता है, ऑडियो डेटा हो सकता है, वीडियो डेटा हो सकता है, या ऊपर भी जितने भी ये नाम यहाँ पे इंसर्ट किए थे इनको सभी को मिलाकर भी एक मिक्स्ड डेटा भी इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो डेटा टाइप होने के बाद हमने इसके नेक्स्ट स्लाइड पर यूज किस प्रकार से डेटा का यूज होता है वो भी देखा था। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिटेल में पॉइंट वाइज डिस्कशन किया था। आपको पता होगा हर एक पॉइंट का हमने विद एग्जांपल एक्सप्लेनेशन किया था। ओके, तो नियर अबाउट ये 16 कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग एंगल से हमने यहाँ पे इंसर्ट किए थे इस स्लाइड में। इन सभी पॉइंट्स को हमने देखा था। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बाद हमने फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बाद में हमने इंफॉर्मेशन की तरफ ये अपना से जो डिस्कशन था उसको मोड़ दिया था, क्योंकि डेटा के बाद इंफॉर्मेशन की भी मीनिंग को हमने समझ लिया था। इंफॉर्मेशन क्या है, ओके, इंफॉर्मेशन के बारे में एग्जैक्ट डेटा और इंफॉर्मेशन में की कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, ये बात हमने समझ ली थी। उसके बाद हमने डेटा की जैसे फीचर्स देखे थे, उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन के भी कुछ फीचर्स थे। इन्हीं सभी फीचर्स के ऊपर भी हमने बहुत अच्छी तरह से बहुत डिटेल से डिस्कशन किया था, एक्सप्लेनेशन किया था।
ओके, उसके बाद हमने जो मेन पॉइंट था, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, किसको डेटा कहेंगे और किसको इंफॉर्मेशन कहेंगे, ये भी हमने कुछ पॉइंट्स की मदद से इसको डिफर किया था, इसका डिफरेंस जो है इन दो कॉन्सेप्ट के बीच में वो भी कवर किया था। बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे थे डिफरेंस के बीच में। ओके, ये इस स्लाइड में जो हमने देखा था 5 पॉइंट, उसके बाद में हमने नेक्स्ट स्लाइड में इसके 3 पॉइंट्स को कवर किया था। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स जो आपको पूरी पिक्चर क्लियर किया था डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो उसके बाद हमने डेटा प्रोसेसिंग की जो साइकिल होती है, डेटा प्रोसेस की जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को समझने की कोशिश की थी इस थ्योरेटिकल पॉइंट की मदद से। ओके, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने से पहले जो एक्टिविटी करनी पड़ती है यूजर को हो या डेटा जो इस्तेमाल करता है उसी पार्टी को, तो डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में जो एक्टिविटी होती है उसी को हमने डेटा प्रोसेसिंग कहा था। और ये डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल अलग अलग स्टेज से गुजरते हुए जाती है और फाइनली जो आउटपुट मिलता है यानी कि जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल एंड होने के बाद ही हमें वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। क्योंकि हमने डेटा की कॉन्सेप्ट में देखा था कि डेटा क्या है, ये इंफॉर्मेशन के लिए एक रॉ मटेरियल के तौर पर इसका यूज होता है। मगर रॉ मटेरियल होने के कारण, डेटा एक रॉ मटेरियल होने के कारण उसको कुछ प्रोसेस की आवश्यकता होती है। वो प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो वो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में उसकी प्रोसेस होती है। जब डेटा को डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में प्रोसेस करने के लिए भेजा जाता है या प्रोसेसिंग करने के लिए उसका यूज किया जाता है, तो जो आउटपुट मिलता है उसको हमने इंफॉर्मेशन कहा था। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग को बहुत अच्छी तरह से हमने देखा था। उसके जो टाइप्स है, काइंड्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, कितने प्रकार का डेटा प्रोसेस हो सकता है वो भी हमने देखा था। मैनुअली हो सकता है, मैकेनिकली हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है। मगर आज के टाइम में सब डेटा प्रोसेसिंग किस मोड पे होता है या किस काइंड से या किस प्रकार से होता है, तो उसका आंसर आपको एक ही मिलेगा, वो है बाय कंप्यूटर यानी बाय इलेक्ट्रॉनिकल मेथड से ही आज सभी लोग डेटा को प्रोसेस करने में लगे हैं। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग की प्रकार का देखने के बाद हमने नेक्स्ट वाला पॉइंट कवर किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। अभी डेटा प्रोसेसिंग क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टेज पर या किसी भी बिजनेस के लिए, डेटा प्रोसेसिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया था। डेटा प्रोसेसिंग के इम्पोर्टेंस के बाद हमने डेटा प्रोसेसिंग की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी से किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को या किसी भी इंस्टीट्यूशंस को क्या बेनिफिट मिलते हैं, उसको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, उसके बारे में भी हमने इन्हीं 6-7 पॉइंट से हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये इसके बाद ये तो हो गए एक साइड एडवांटेजेस। जो रिवर्स साइड है, जो दूसरी साइड जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, उसको भी हमने कवर किया था। तो डेटा प्रोसेसिंग की क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, यानी अभी ये लिमिटेशंस कैसा है कि किसी भी डेटा प्रोसेसिंग के एडवांटेजेस से ज्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं होते, मगर किसी भी इंस्टीट्यूशंस को समटाइम उसको कुछ डिसएडवांटेजेस का भी सामना करना पड़ता है, मगर 99% तो डेटा प्रोसेसिंग के फायदे ही होते हैं। जो 1% बचता है उनके बारे में ये हमने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डिसएडवांटेजेस को कवर किया था। ठीक है, डिसएडवांटेजेस होने के बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड जो एप्लीकेशंस और यूज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल जो देखा था, एप्लीकेशंस एंड यूज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इन बिजनेस, बिजनेस में किस प्रकार से डेटा प्रोसेसिंग को यूज किया जाता है या उसकी उपयोगिता क्या है, यूज क्या है, ये भी हमने इन 7-8 पॉइंट्स के बेस पर डिस्कस किया था। ओके, तो ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद कवर किया था हमने डेटा प्रोसेसिंग एग्जैक्ट साइकिल क्या है, उसकी जो प्रोसेसिंग की जो एक राउंड चेन क्रिएट होती है, एक स्टेज के बाद या एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी, दूसरी के बाद तीसरी एक्टिविटी, तीसरी के बाद चौथी एक्टिविटी, या जो काम होता है डेटा प्रोसेसिंग में, उन्हीं सभी को हमने एक चेन में बाइंड किया था। उन्हीं को सब एक्टिविटीज को एक चेन में हमने
बांध के रखा था, उसी एक्टिविटीज की ग्रुप को हमने डेटा प्रोसेसिंग साइकिल ऐसा नाम दिया था। और इसी साइकिल में हमने अलग अलग से 3-4 स्टेजेस या 3-4 स्टेप्स को डिवाइड किया था, जो इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, हमने उन स्टेजेस को नाम दिए थे। ओके, तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में यानी कि डेटा प्रोसेसिंग में जितने भी एक्टिविटी होती है, या इसको आप दूसरे एंगल से ऐसे भी कह सकते हो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो कुछ एक्टिविटी होती है, उन सभी एक्टिविटीज को डिवाइड करने के लिए या उनको उनका ग्रुप बनाने के लिए हमने कुछ स्टेजेस क्रिएट किए थे। उन्हीं सभी स्टेजेस को हमने डेटा प्रोसेसिंग साइकिल ऐसा नाम दिया था। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में हमने सबसे पहले स्टेज देखी थी इनपुट डेटा, यानी कि डेटा इनपुट करना। इनपुट में डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, किस माध्यम से कलेक्ट किया जाता है, किस प्रकार से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको चेक कैसे किया जाता है, वेरीफाई कैसे किया जाता है, उसको वैलिडेट कैसे किया जाता है। ये सभी एक्टिविटीज, ये पहली स्टेज जो है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की, जिसको हमने इनपुट डेटा ऐसा नाम दिया था, इसमें ये सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हमने डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की जो नेक्स्ट स्टेज जो देखी थी, वो डेटा प्रोसेसिंग, उसको हम डेटा प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, क्लासिफाइंग, स्टोरिंग, कैलकुलेटिंग, सॉर्टिंग, समराइजिंग, कंपेयरिंग, ये सभी एक्टिविटीज इस प्रोसेसिंग में की जाती है। अब ये दो स्टेज खत्म होने के बाद जो डेटा की जो थर्ड स्टेज आती है, वो है डेटा आउटपुट, यानी डेटा को प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो इंफॉर्मेशन के स्वरूप में मिलता है। तो इंफॉर्मेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन में दो एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, स्पेशली कम्युनिकेशन एंड रिप्रोड्यूस। ओके, कम्युनिकेशन करना यानी कि जो डेटा आपने प्रोसेसिंग में लगाया था, प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है, वो इंफॉर्मेशन जिस व्यक्ति को जरूरत है, उस व्यक्ति तक उस इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करना, या उस व्यक्ति तक उस इंफॉर्मेशन को भेजना, इसी को आपने कम्युनिकेशन ऐसा समझ लिया था। और बाद में रिप्रोड्यूस, जब आवश्यकता होगी उस इंफॉर्मेशन की, जिस टाइम, जिस वक्त या जिस वर्ष में पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन की या डेटा की जब आवश्यकता होती है, तो वो यूजर को प्रेजेंट करने के लिए जो एक्टिविटीज होती है, उसको रिप्रोड्यूस ने कहा था। ओके, उसके बाद स्टोरिंग, जो इंफॉर्मेशन डेटा प्रोसेसिंग से मिली है, उसको स्टोर करना भी बहुत जरूरी होता है। उसमें फाइलिंग स्टोरेज के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप उसको स्टोर कर सकते हो। स्टोर, ये जो फोर्थ स्टेज हमने देखी थी स्टोरेज की, इसमें जस्ट मैनुअली स्टोरेज भी आता है और इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज भी आता है। ठीक है, ये हमने 4 स्टेजेस देखे थे डेटा प्रोसेस साइकिल के, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। स्टोरेज में फाइलिंग को इलेक्ट्रॉनिकली सेव रखना, उसको रिट्राइव करना, यानी जब आपको उसकी आवश्यकता हो, वो प्रोसेसिंग साइकिल जो होती है उसमें से आपको ये मिल सके जो कुछ आपको डेटा आवश्यक है। ठीक है, तो ये सब बातें हमने हमारा जो सेशन, जो दिवाली सेशन, जो छुट्टियां थी, उससे पहले हमने कवर किया था। अभी तक इतने पॉइंट्स हमने कवर किया था, नियर अबाउट एक यूनिट तो हमारा दिवाली के पहले ही खत्म हो गया था। तो सेकंड यूनिट जो सेकंड यूनिट का जो पार्ट है, वो आज से हम स्टार्ट करेंगे। उस सेकंड यूनिट में जो पहला पॉइंट है डेटाबेस का, वो भी हमने कवर किया था, डेटाबेस एक्सेस होता क्या है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है या सेकंड पॉइंट जो है यूनिट नंबर 2 का, तो वो पॉइंट हम आज से उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना जरूरी था कि अपना जो सेशन था, पहले वाला सेशन जो दिवाली छुट्टियों के जो पहले हमने स्टार्ट किया था, उस सेशन में हमने एक यूनिट को कवर किया था। आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड यूनिट का पॉइंट कवर कर देंगे। ठीक है, तो जस्ट मिनट, मैं एक छोटी सी सेटिंग यहाँ पे रीचेक कर देता हूँ। ठीक है, सभी पार्टिसिपेंट्स को ये स्क्रीन शेयरिंग ओके है? जस्ट मिनट। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज से जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, वो जो पहला पॉइंट है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डेटा वेयरहाउस। ओके, डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग, ये नया पॉइंट है, उसको आज यहाँ पे कवर कर देंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछना चाहूंगा। वेयरहाउस ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है, इससे पहले आपने बहुत बार उसको सुना होगा। ओके, वेयर हाउसिंग या वेयर हाउस क्या होता है इसके बारे में आपको पता ही होगा, मगर इसका इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि वेयर हाउस इस वर्ड का, अब ये डेटा छोड़ दो, वेयर हाउस क्या है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका यदि आंसर आप मुझे एक दो शब्द में दे सकते हो तो मैं चैट बॉक्स में यहाँ पे वेटिंग कर रहा हूँ। आप में से कोई भी चैट बॉक्स में मैसेज सेंड करो। वेयर हाउसिंग का इम्पोर्टेंस या वेयर हाउस जो होता है वो क्यों महत्वपूर्ण होता है, या उसका यूज किस लिए किया जाता है वेयर हाउस का। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का चैट बॉक्स में। प्रज्वल, स्टोरेज बराबर है, एक स्टोरेज के लिए, ठीक है। आंसर तो करेक्ट दिया है प्रज्वल ने, स्टोरेज के लिए वेयर हाउस का यूज किया जाता है, ठीक है। आप में से ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो कि आपके गांव में कोई भी नाम लो गांव का, ठीक है। एक गांव में सपोज 500 फार्मर्स है, ठीक है। और वो 500 फार्मर्स में से कुछ फार्मर ऐसे हैं जो शुगर केन का या गन्ने का प्रोडक्शन लेते हैं अपने फार्म में। कुछ फार्मर ऐसे हैं जो कॉटन का प्रोडक्शन लेते हैं, कॉटन की फार्मिंग करते हैं। कुछ फार्मर ऐसे हैं जो व्हीट का प्रोडक्शन लेते हैं, या कुछ फार्मर ऐसे हैं जो कुछ कॉर्न जो होते हैं उनका प्रोडक्शन लेते हैं। अब ये सब प्रोडक्शन लेने के बाद, ये से इन सभी ग्रेन्स की या कोई भी हो, उनकी फार्मिंग होने के बाद जब वो जो गुड्स मिलता है या फार्मिंग से जो हमें आउटपुट मिलता है, वो आउटपुट स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं। कुछ लोग जो फार्मर है उनके घर में अगर कोई सुविधा है तो वो क्या करते हैं, अपने घर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के घर में अगर सुविधा नहीं है तो वो क्या करेंगे, अपने जहाँ पे खेत है, जहाँ पे उनका फार्म है, तो उस फार्म में ही वो कुछ अरेंजमेंट करके वहां पे स्टोर कर देंगे, ठीक है। ये दो तो ऑप्शन आपको पता ही है। जिनके घर में कोई फैसिलिटी है तो वो घर में स्टोर करके रखेंगे फार्मिंग में। अब तीसरा जो ऑप्शन आपके सामने आता है वो आता है वेयर हाउस का, ठीक है। अब ये वेयर हाउस जो जो तीसरा ऑप्शन जो है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों वेयर हाउस ये जो ऑप्शन है आपके सामने आता है, इसका रीजन, इसका अगर आप थोड़ा सा इसके इस पॉइंट के ऊपर अगर फोकस करोगे, या इस पॉइंट के ऊपर जब आप सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जिन फार्मर के पास कुछ फैसिलिटी नहीं है, स्टोरेज करने की कुछ फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए ये वेयर हाउस बहुत ही बढ़िया इसका यूज हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटी देता है या प्राइवेट फैसिलिटी भी होती है वेयर हाउसिंग की, जहां पर जिन फार्मर्स के घर में या फार्म में स्टोरेज करने के लिए कुछ सुविधा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपना अपना जो माल है, अपने अपने जो गुड्स है, वो क्या करेंगे, इस वेयर हाउस में आके जमा कर देंगे, ठीक है। तो जमा करने के बाद उनको कुछ रिसिप्ट भी मिलती है, बराबर है, ठीक है। मगर यहाँ पे जो आपके गुड्स है, यानी कि जो फार्मर्स की जो गुड्स है, जो आउटपुट है, जो फार्मिंग से उनको जो आउटपुट मिला है, वो आउटपुट वो क्या कर रहे हैं, इस वेयर हाउस में स्टोर करके रख रहे हैं। ओके, तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे कौन सी बात इनको मजबूर किए उस फार्मर को वेयर हाउसिंग की तरफ जाने के लिए, किस बात ने मजबूर किया था, तो वो है लैक ऑफ फैसिलिटीज। ओके, अब किसी फार्मर के पास फैसिलिटी नहीं है उस प्रोडक्शन को या उस आउटपुट को स्टोर करने के लिए, तो इसलिए गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कुछ बैंक्स ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वेयर हाउसिंग की।
जिससे जो फार्मर का जो आउटपुट है वो अच्छी तरह से स्टोर उसको किया जा सके, या उसका जो स्टोरिंग के लिए जो कुछ घर में अगर स्टोर की फैसिलिटी नहीं है, अगर फिर भी आपने घर में उसको स्टोर करके रख दिया, तो वो जो आउटपुट है वो खराब होने की ज्यादा चांसेस होती है, वो खराब होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ती है। तो ऐसे लैक ऑफ सर्विसेज या लैक ऑफ फैसिलिटीज के कारण अगर कोई भी आपका आउटपुट जो है वो अगर आपने वेयर हाउस में नहीं रख दिया तो उसका जो लॉस है वो आपको सहन करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो उसके बाद दूसरा एक एंगल यहाँ पे ऐसा कि आपको समझ में आ सकता है कि एक एक फार्मर ज्यादा से ज्यादा एक साल तक किसी भी आउटपुट को अपने घर में या किसी दूसरे जगह पर वो अच्छी तरह से संभाल कर रख सकता है, मगर एक से ज्यादा साल के लिए उसी प्रोडक्ट को, उसी आउटपुट को अच्छी तरह से स्टोर करने के लिए उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि यहाँ पे टाइम लैग भी आपको समझना होगा कि कम से कम 1 महीना या 1 साल तक कोई भी फार्मर अपने आउटपुट को अच्छी तरह से संभाल सकता है, मगर एक से ज्यादा अगर साल उस आउटपुट को अगर उसको संभालना है तो उसको वेयर हाउसिंग के अलावा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब ये तो हो गया एक एग्जांपल। उसी प्रकार से हम डाटा वेयर हाउसिंग को भी उसी एंगल से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो डाटा वेयर हाउस, अब यहाँ पे मैंने फार्मर जो फार्मिंग में जो आउटपुट आया था उसको हमने वेयर हाउस से कनेक्ट किया। अब फार्मिंग को छोड़ दो, अब यहाँ पे डाटा इस वर्ड के ऊपर फोकस करो। डाटा और वेयर हाउसिंग को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। अब डाटा के लिए हमने क्या किया था, फार्मिंग के लिए फार्मर को जोड़ दिया था। अब डेटा के लिए हम यहाँ पे बिजनेसमैन को जोड़ेंगे। ठीक है, डेटा के लिए हम बिजनेसमैन को जोड़ेंगे। सबसे ज्यादा डेटा किसका होता है, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का होता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी भी कॉर्पोरेशन का हो सकता है, कॉर्पोरेट का हो सकता है। अब ये जो डेटा होता है, किसी भी बैंक का भी डेटा हो सकता है। अब ये जो संस्थाएं है, इन सभी के पास अपना अपना कुछ डेटा होता है। ठीक है, अपना अपना कुछ डेटा होता है, चाहे वो कस्टमर रिलेटेड हो, चाहे वो ऑपरेशन रिलेटेड, यानी कि वो जो डेली एक्टिविटीज करते हैं, जो डेली जो काम करते हैं, उनके बारे में डेटा हो सकता है, अपने कस्टमर्स के बारे में डेटा हो सकता है, अपने मार्केट के बारे में डेटा हो सकता है, अपने प्रोडक्शन के बारे में डेटा हो सकता है, अपने सेल्स के बारे में डेटा हो सकता है, परचेस के बारे में डेटा हो सकता है, स्टोरेज के बारे में डेटा हो सकता है, इन्वेंटरी के बारे में डेटा हो सकता है, एम्प्लॉय के बारे में डेटा हो सकता है, सैलरी के बारे में डेटा हो सकता है। ये सभी क्या है, ये डेटा है। अभी अब यहाँ पे आपको सोचने वाली ये बात है कि अगर एक छोटा बिजनेस है तो उसका डेटा साइज जो होगी वो क्या होगी, छोटी ही होगी। मगर बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ओके, उनका टर्नओवर तो बड़ा होता है, उनके डेटा की जो साइज होती है वो ऑब्वियसली क्या होगी, वो बड़ी होगी। अब डेटा जो कंपनी के पास है, जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पास जो डेटा है, उस डेटा को वो हर एक एम्प्लॉय के अपने अपने सिस्टम में स्टोर करके रखेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक साल के लिए कोई भी कंपनी अपना अपना डेटा अपने अपने सिस्टम में स्टोर करके रख सकता है। मगर यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर किसी कंपनी को अपना खुद का डेटा बहुत सालों तक अगर उसको सेव करके रखना है, अच्छी तरह से उसको रखना है, तो वो उसके पास क्या ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन क्या है। जिस प्रकार से किसी फार्मर के पास एक से ज्यादा साल के लिए अगर किसी फार्मिंग आउटपुट को अगर सेव करके रखना है तो उसके पास वेयर हाउस का एक ऑप्शन था। मगर यहाँ पे बिजनेस के पास क्या ऑप्शन है, बिजनेस के पास भी एक ऑप्शन है, उसी ऑप्शन को हम कहेंगे वेयर हाउस। अब फार्मिंग रिलेटेड जो वेयर हाउस है, ये फिजिकली आप उसको देख सकते हो किसी भी हाईवे के रोड के साइड में। आपने कभी देखा होगा कि इस पर्टिकुलर बैंक का ये वेयर हाउस है या गवर्नमेंट का ये वेयर हाउस है। ये तो हो गया फार्मिंग के बारे में। मगर हमें यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड डेटा का वेयर हाउस जानना है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है ये समझना होगा कि बिजनेस रिलेटेड जो डेटा है वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, और ये जो वेयर हाउस है वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डेटा है
उसको सेफ रखने के लिए, उसको स्टोर रखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए जो जगह होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक जगह होती है, उस प्लेस को ही हम कहेंगे डेटा वेयर हाउसिंग। अब डेटा वेयर हाउसिंग की कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझ में आई होगी कि डेटा वेयर हाउसिंग क्या है। डेटा वेयर हाउसिंग ये इट इज अ इलेक्ट्रॉनिकली स्पेस फॉर डेटा स्टोरिंग। डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को सेफ रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिकली जो सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिकली जो स्पेस होता है, उसी स्पेस को, उसी जगह को हम क्या कहेंगे, डेटा वेयर हाउस कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो डेटा वेयर हाउस की कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे, इससे और अधिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं पैराग्राफ यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, सब लोग फोकस करो अपने स्क्रीन के ऊपर। अ डेटा वेयर हाउस इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओके, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलाटाइल। उसका मीनिंग क्या हो रहा है, नॉन वोलाटाइल का दूसरे एंगल से मीनिंग होता है स्टेबल। ओके, तो डेटा वेयर हाउस इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, time variant and non-volatile, which means stable collection of data. Okay, it is the place, ये क्या है, एक place है, where the scattered data are electronically stored and guarded safely. अब ये जो एक जगह है जहां पे जो बिखरा हुआ डेटा जो होता है, स्कैटर्ड डेटा यानी कि बिखरा हुआ, यहाँ इधर उधर पड़ा हुआ डेटा, ठीक है, जो स्कैटर्ड डेटा है, उस स्कैटर्ड डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करना और उसको सेफ रखना, इसके लिए जो प्लेस होता है, उसी प्लेस को हम कहेंगे डेटा वेयर हाउस। अब ये डेटा वेयर हाउस में इससे अधिक कुछ क्रियाएं होती है, वो क्या है, विच ऑपरेशंस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। इस वेयर हाउसिंग की एक्ट में, इस वेयर हाउसिंग की काम में, इस वेयर हाउसिंग के फंक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताएगा। विच ऑपरेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि पहला एक्टिविटी क्या है, डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट है अरेंज द कलेक्टेड डेटा। अब वो जो डेटा कलेक्ट किया है उसको अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज करना, ठीक है, अरेंज द डेटा, अरेंज द कलेक्टेड डेटा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज द डेटा, उस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज करने के बाद ऑर्गेनाइज करना, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद प्रोटेक्ट सिक्योरली एंड मेक इट अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड ऑथर्स। ओके, ऑर्गेनाइज करना, प्रोटेक्ट करना और मेक इट अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। ओके, अब मेक इट अवेलेबल यानी जिसको जिस वक्त इस डेटा की जरूरत होगी उसको पर्टिकुलर डेटा प्रोवाइड करना, ठीक है। ये सभी एक्टिविटीज इस एक वेयर हाउस, इस कॉन्सेप्ट में इंक्लूड होती है। फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा, डेटा वेयर हाउस क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है, एक इलेक्ट्रॉनिक जगह है जहां पर किसी भी बिजनेस का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का डेटा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली सेव किया जाता है। जस्ट सेव करना काफी नहीं है, इस वेयर हाउस में क्या क्या इंक्लूड होता है, डेटा को कलेक्ट करना या डेटा बेस को कलेक्ट करना, उस डेटा को अरेंज करना, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उस डेटा को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर रखना और जिसको उस डेटा की जरूरत होगी उसको उस डेटा को प्रोवाइड करना है। ये सभी बातें इस डेटा वेयर हाउस में इंक्लूड होती है, ठीक है। A data warehouse provides us generalized and consolidated data in multi-dimensional views. अब डेटा को डेटा वेयर हाउस में कन्वर्ट करने के बाद या डेटा वेयर हाउस में सेव करने के बाद डेटा वेयर हाउस क्या करता है, यूजर को अलग अलग व्यूज में, अलग अलग डायमेंशंस में उस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए मदद करता है। यानी कि एक प्रकार का डेटा किसी एक व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से आवश्यक होगा, वही डेटा दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरे एंगल से वो डेटा आवश्यक होता है। यानी कि एक ही डेटा का व्यू अलग अलग हो सकता है, यूजर जिस प्रकार का होगा उस प्रकार से उस डेटा के व्यू को हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि यूजर
यूजर का जो मोटिव है, यूजर का जो ऑब्जेक्ट है उस डेटा को यूज करने का, उसी आधार पर डेटा वेयर हाउस क्या करता है, उस डेटा को यूजर को प्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, along with a generalized and consolidated view of data, a data warehouse also provide us online analytical processing। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा डेटा वेयरहाउस एक्चुअली में है क्या, मगर अभी टाइम कम होने के कारण हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ये पैराग्राफ पहले कवर कर देंगे। ठीक है, डेटा वेयरहाउस आल्सो प्रोवाइड अस, डेटा वेयरहाउस हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल। अब डेटा वेयरहाउसिंग की एक सिस्टम है, एक अलग से प्रणाली है। इस प्रणाली को ऑपरेट करने के लिए कुछ ऑनलाइन टूल्स होते हैं, उसको यहाँ पे एक वर्ड दिया है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स। ओके, ये टूल्स क्या है मैं एग्जांपल में आपको बता दूंगा। ठीक है, these tools help us in interactive and effective analysis of data in a multi-dimensional space। इस टूल की मदद से जो डेटा को हमने डेटा वेयरहाउस में सेव करने के बाद उस सेव्ड डेटा को अलग अलग एंगल से यूजर के लिए प्रेजेंट करने के लिए जो टूल्स यूज की जाती है, उन्हीं टूल को हम ओलैप टूल कहते हैं। ओलैप टूल यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल। ओके, इन्हीं टूल की मदद से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा वेयरहाउस की मदद से। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेयरहाउस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980 बाय बेरी डेवलिन एंड पाउल मर्फी, दो आदमी जिन्होंने इस डेटा वेयरहाउस की कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया या प्रेजेंट किया है। वो दो पर्सनैलिटी का नाम क्या है, सबसे पहले है बेरी डेवलिन एंड पाउल मर्फी। ओके, बेरी डेवलिन एंड पाउल मर्फी, इन दो लोगों ने सबसे पहले जो डेटा वेयरहाउस की जो कॉन्सेप्ट है उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था। अब ये एक्चुअल में ये दो लोग थे कौन, ये जो दो लोग थे बेरी डेल्विन एंड पाउल मर्फी, ये दो लोग कौन थे, तो जो अमेरिका में जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये जो कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी में एक डिपार्टमेंट है R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो दो एम्प्लॉय थे IBM कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, ये दो एम्प्लॉय है, और बेरी डेवलिन एंड पाउल मर्फी। इन दो रिसर्चर ने जो IBM कंपनी के एम्प्लॉय थे, इन्होंने सबसे पहले दुनिया के सामने इस डाटा वेयरहाउस के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसकी जो विशेषता है डेटा वेयरहाउस की, ये चार स्तंभ पे बेस है, ये चार पिलर पर बेस है। जो चार पिलर जो कौन से, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड, दूसरा है इंटीग्रेटेड, तीसरा है टाइम वेरिएंट, और चौथा है नॉन वोलेटाइल। अब ये चार जो पिलर्स है इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट से कम समय बचा है, तो आज का डिस्कशन हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। कल मैं टाइमिंग और क्लास का टाइमिंग मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। तो मुझे लगता है हम टाइम के कारण हमारा डिस्कशन यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा हमें, हम यहाँ पे रुकते हैं। कल फिर ऑन टाइम मैं आपको भेज दूंगा टाइम ग्रुप पर, क्योंकि अभी कॉलेज में थोड़ा सा प्रोग्राम चालू है फर्स्ट ईयर के लिए, उसके कारण 1-2 दिन में टाइम चेंज हो सकता है, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो कल फिर कंटिन्यू करेंगे इसी क्लास को। तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।